रोज़ी वालिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉन्स्टिट्यूशन में। चाहे बात हो 2019 की, 2020 की या 2021 की, कोविड के इस कहर में हमारे डॉक्टर्स ने एक अहम रोल प्ले किया है। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना कितने लोगों को एक नई ज़िंदगी दी है। तो आइए दर्शकों, आपको रूबरू कराते हैं ऐसी ही एक शख्सियत के साथ जिनका नाम है डॉक्टर अंशुल गोयल। ये एक रियोमेटोलॉजिस्ट हैं जो कि कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और पठानकोट एरिया में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ये एमडी मेडिसिन और फेलोशिप सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली करने के बाद हिमाचल आए हैं। आइए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर अंशुल जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर अंशुल, हमें बताइए कि रियोमेटोलॉजिस्ट होते क्या हैं? रोमेटोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो आर्थराइटिस और ऑटोइम्यून बीमारियों का इलाज करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता होती है जो डिफरेंट वायरसेस, बैक्टीरिया, बाहर के कीटाणुओं से हमारी रक्षा करती है। कई बार ये जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के खिलाफ ही हो जाते हैं और हमारी बॉडी पर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपके विभिन्न जो अंग होते हैं जैसे जॉइंट्स, हार्ट, लंग, किडनीज, ब्लड, ये डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो रूमेटोलॉजिस्ट या इम्यूनोलॉजिस्ट ऐसी बीमारियों का इलाज करते हैं जिसमें सबसे कॉमन बीमारी होती है आर्थराइटिस या गठिया। ओके डॉक्टर, आप हमें हमारे दर्शकों को बताइए कि ये आर्थराइटिस यानी कि गठिया होता क्या है एक्चुअली में? आर्थराइटिस, गठिया में जोड़ों में दर्द और सोजिश आती है। ये बेसिकली दो किस्म की होती है। एक जो ओल्ड एज में मिलती है जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ये उम्र से होने वाली गठिया होती है जिसमें घुटनों में दर्द, हाथों में दर्द कॉमन होता है। दूसरी गठिया होती है जो यंग लोगों में पाई जाती है, जैसे बच्चों में या यंग लोगों में पाई जाती है। इसमें जोड़ों में दर्द और सोजिश आ जाती है और धीरे धीरे जोड़ टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं। इसमें कमर का दर्द भी हो सकता है और इसका प्रभाव बाकी अंगों पर भी पड़ता है। डॉक्टर अंशुल, हमें बताएंगे कि जोड़ों का दर्द और ये गठिया है, ये दोनों एक चीज़ है या फिर कुछ डिफरेंस है इनमें? जोड़ों के दर्द की कम से कम 200 वजह होती हैं और गठिया जो है वो विभिन्न प्रकार की होती हैं, कम से कम 100 प्रकार की होती हैं। जोड़ों में दर्द की बहुत सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन गठिया जो होती है एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके जोड़ खराब होते हैं और विभिन्न अंग भी आपके खराब हो सकते हैं और उससे बचाव करना ही हमारा मकसद है। डॉक्टर अंशुल, आप हमें बताइए कि यूरिक एसिड क्या होता है और इससे क्या क्या होता है और ये इससे कैसे बचे? यूरिक एसिड से जो गठिया होती है उसे हम गाउट कहते हैं। ये आमतौर पर जोड़ों के दर्द की वजह नहीं होती है जैसा कि सोसाइटी में पाया जाता है। गाउट एक अलग किस्म की गठिया होती है जिसमें कि कोई जोड़ सूज जाता है और उसमें पानी भर जाता है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इसमें हमें वज़न कम करना, अपनी डाइट पे ध्यान देना, अल्कोहल या कोल्ड ड्रिंक्स, मीठी चीज़ों के सेवन से बचना, ये आम चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। डॉक्टर अंशुल, हमें बताइए कि ये जो यूरिक एसिड है ये किस एज ग्रुप में ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है? यूरिक एसिड से होने वाला गाउट ये जनरली मेल्स में होता है या फिर उन महिलाओं में जिनको मेनोपॉज हो चुका है। यूरिक एसिड से होने वाला गाउट बच्चों में नहीं पाया जाता और ये यंग लोगों में भी कम पाया जाता है। यंग फीमेल्स में यूरिक एसिड से होने वाला गाउट नहीं होता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि यूरिक एसिड से आम दर्द नहीं होते हैं, गाउट नाम की बीमारी होती है जो कि पता लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो डॉक्टर अंशुल, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि यूरिक एसिड को कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, जैसे जितना कॉमन शुगर, बीपी हमारी सोसाइटी में है उतना ही कॉमन यूरिक एसिड का बढ़ना भी है। अगर आप शुगर, बीपी, अपने वेट को कम करेंगे तो आपका यूरिक एसिड भी कम हो जाएगा। ज़रूरी बात यह है कि यूरिक एसिड बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके लिए दवाई शुरू करें। जब तक कि यूरिक एसिड आपकी बॉडी के अंदर डैमेज नहीं कर रहा है, आपको गाउट नाम की आर्थराइटिस नहीं कर रहा है या आपकी किडनी खराब नहीं कर रहा है, तब तक इसमें इलाज शुरू नहीं किया जाता है। तो यूरिक एसिड से बचने के उपाय होते हैं कि अपना वज़न कम रखिए, नॉनवेज फूड का सेवन कम कर दीजिए, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स, मीठी चीज़ों का सेवन कम करिए, शुगर, बीपी कंट्रोल रखिए। तो अगर आप ऐसा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में रहेगा और आप उसके दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। डॉक्टर अंशुल, आपने बात कही थी गठिया की, आर्थराइटिस की, तो जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हमारे जोड़ मैकेनिकल होते हैं, इंजन की तरह होते हैं, जैसे एक इंजन होता है।
तो टाइम के साथ जैसे इंजन को सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है, वो घिसते जाते हैं, ऐसे ज़रूरी है कि हम अपने बॉडी के जॉइंट्स वाले इंजन्स को हम स्वस्थ रखें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप नियमित आहार लीजिए, अपना वेट ना बढ़ने दीजिए, क्योंकि आपका सारा वेट आपके जोड़ों पे पड़ता है, स्पेशली घुटनों और कमर पे। वो अगर ज़्यादा लोड में आएंगे तो उतनी जल्दी वो ख़राब होंगे। इसके अलावा अगर आप सप्लीमेंटेशन लेते हैं विटामिन डी, कैल्शियम का, तो आपके जोड़ स्वस्थ रहेंगे। और एक उम्र के बाद आपके जोड़ उतने स्वस्थ नहीं रहते जो एक यंग एज में होते हैं, तो जैसे भी ज़रूरत पड़ेगी आपको अपने चिकित्सक से मिलना चाहिए। डॉक्टर अंशुल, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह के फूड हैबिट्स, किस तरह के खान पान हमें लेने चाहिए जिससे हम आर्थराइटिस जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। आर्थराइटिस से बचने के लिए जो साइंटिफिक एविडेंस है उसमें है स्मोकिंग से बचना, दूसरा होता है नॉनवेज फूड का सेवन कम से कम करना। इसके अलावा स्पेसिफिक कोई खान पान नहीं है जिसको हम कंट्रोल कर सकें। देखिए, शुगर बीपी वाली बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें कि खान पान का बहुत बड़ा रोल होता है। हर बीमारी खान पान से ठीक नहीं हो सकती, ना ही हम उससे बच सकते हैं। डॉक्टर अंशुल, आप हमें बताइए कि ऑटो इम्यून बीमारियां किस तरह की होती हैं और इसके लक्षण क्या क्या हैं। ऑटोइम्यून बीमारियां आपको सर से लेकर पांव तक प्रभावित कर सकती हैं। इसके मुख्य लक्षण होते हैं आर्थराइटिस, कोई जोड़ का सूजना या इसमें दर्द होना, आंखें लाल हो सकती हैं जिसको यूवेटिस कहते हैं, मुंह में छाले पड़ सकते हैं, यहाँ पर बटरफ्लाई किस्म की रैश जो एसएलई में बहुत कॉमन है, खून की कमी या प्लेटलेट्स की कमी, कई लोगों की किडनीज़ के अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, जैसे कि किडनी में बहुत सारा प्रोटीन जा रहा है या ब्लड जा रहा है। कई लोगों को सांस फूलती है जिसको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कहते हैं, पेट में दर्द, हाथों का नीला पड़ना या फिर चमड़ी का सख्त हो जाना। तो ऑटोइम्यून बीमारियां आपके बाल से लेकर आपके पांव तक आपको प्रभावित कर सकती हैं। कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो ऑटोइम्यून बीमारी से प्रभावित नहीं होता है। डॉक्टर अंशुल, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि किसी पर्सन को, किसी आदमी को अगर ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है। ऑटोइम्यून बीमारी का पता लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में अभी तक लगभग 800 रूमेटोलॉजिस्ट हैं सिर्फ पूरे कंट्री के अंदर, जिनको इन बीमारियों के बारे में एडुकेट नॉलेज है। तो अगर किसी डॉक्टर को कोई शक लगता है कि किसी को ऑटोइम्यून बीमारी हो सकती है तो वो रूमेटोलॉजिस्ट को रेफ़र करते हैं, और फिर रूमेटोलॉजिस्ट पेशेंट्स को एग्जामिन करने के बाद, अप्रोप्रिएट टेस्ट कराने के बाद उनका इलाज शुरू करते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि एक आम जनता भी जाने और डॉक्टर्स भी जाने कि इनके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो अगर किसी को लंबा बुखार चल रहा है, खून की कमी है, जोड़ों में दर्द है, या कोई ऐसी बीमारी है जिसका पता नहीं लग पा रहा है, तो रूमेटोलॉजिस्ट को से मिलकर आप उस बीमारी का पता लगा सकते हैं। इसमें कॉमन टेस्ट जो हम करते हैं वो होते हैं ANA, रूमेटॉइड फैक्टर, NTCCP, HLA-B27। डॉक्टर अंशुल, आप बताइए कि अलग अलग एज ग्रुप के लोगों में कमर दर्द की समस्या आजकल कॉमन है, तो ये क्यों होता है। कमर दर्द की बहुत वजह होती हैं, 200 से ऊपर वजह होती हैं। तो ओल्ड एज में कमर दर्द हमने देखा बहुत कॉमन होता है। उसकी वजह होती है, जैसे मैंने बताया, कि जोड़ जो होते हैं वो इंजन की तरह होते हैं, वो घिसने शुरू हो जाते हैं। तो हमारी जो कमर होती है उसकी हड्डियों के बीच में डिस्क होती है, तो वो डिस्क भी धीरे धीरे एज के साथ घिसती है, जिसको हम स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं या सर्वाइकल कहा जाता है। तो ये एल्डरली या एक बूढ़े लोगों में कॉमनली पाई जाती है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि हड्डियों का खोखला होना, ये भी ओल्ड एज में काफ़ी कॉमन है कमर दर्द की वजह। सबसे इंपॉर्टेंट है यंग लोगों में कमर दर्द की वजह, क्योंकि यंग लोग प्रोडक्टिव होते हैं, उनको अपना सारा काम करना है, उनको अपना करियर बनाना है, उनको अपनी फैमिली चलानी है। अगर वो कमर दर्द से अगर वो बेड पे आ जाएंगे तो उनकी सारी की सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो इसमें कॉमन वजह होती है डिस्क की प्रॉब्लम, कि हमारी डिस्क जेली जैसी होती है, तो कई बार डिस्क जो होती है वो थोड़ी सी निकल जाती है। इसके अलावा दूसरी वजह है एक एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये एक ऐसी बीमारी है जो लगभग 1% लोगों में होती है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जो यंग लोगों को ख़राब कर देती है। उनके कमर के जोड़ या उनके हिप्स के जोड़ ख़राब हो जाते हैं और वो बैठ भी नहीं पाते। तो उसका पता लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके कॉमन सिम्टम्स यंग एज में होते हैं कमर में दर्द, जो कि सुबह में सबसे ज़्यादा होगा। इसके अलावा उनको कूल्हों में दर्द हो सकता है, घुटने में दर्द, आँखों में रेडनेस जिसको यूवेटिस कहते हैं, या सोराइसिस, ये इसके आम लक्षण हैं। अक्सर हम टीवी में देखते हैं कि 30 के बाद
बोन स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो इसके लिए आप हमारे बताइए दर्शकों को कि इसके लिए आप क्या मतलब सजेशन देते हैं? हमारी हड्डियाँ 25 से 30 साल तक स्ट्रांग होती जाती हैं, उसमें कैल्शियम बढ़ते जाता है। 30 साल की उम्र के बाद हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं, उनमें से कैल्शियम निकलना शुरू होता है। इसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा स्पीड से होता है हार्मोनल रीजंस की वजह से। अभी भी हमारे देश में ऑस्टियोपोरोसिस की अवेयरनेस अच्छी नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ 25 से 30 साल तक का टाइम होता है जब हम अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना आहार अच्छा लें, कैल्शियम, विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन लेते रहिए। तो औरतों में ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा कॉमन होता है मेल्स के मुकाबले। और आपने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं, जो स्पेशली औरतें होती हैं, उनको कुबड़ निकल जाता है। कुबड़ इसलिए निकलता है क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस से उनकी हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं और वो पिचक जाती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से मिलिए, ऑस्टियोपोरोसिस के टेस्ट कराइए और जब भी ऑस्टियोपोरोसिस डिटेक्ट हो उसका टाइमली इलाज करिए, जिससे कि आपकी हड्डियाँ एक उम्र के बाद पिचक ना जाएं। क्योंकि ओल्ड एज में डिपेंडेंट होना सबसे बुरा होता है। ये ज़रूरी है कि आप एक उम्र के बाद डिपेंडेंट ना रहें, स्वस्थ रहें। अगर आप डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर अंशुल आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। डॉक्टर अंशुल, जैसे आज हमने जाना कि रियोमेटोलॉजी क्या होती है, आर्थराइटिक्स क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके ट्रीटमेंट क्या है। उन्होंने बताया कि जोड़ों के दर्द के बारे में, कमर दर्द के बारे में, यूरिक एसिड के बारे में। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर अंशुल जी का हम धन्यवाद करते हैं। और इसी के साथ आज के इस खास शो को हम यहीं पे पूर्ण विराम लगाते हैं और जल्द ही आपके साथ फिर से रूबरू होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।